गायत्री पछतावे की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। नहीं डॉक्टर जी, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, मर जाऊंगा मगर ऐसे पैसे कभी नहीं दूंगा। तुम्हारी इतनी चिरत, अगर मैं बदला लेना चाहूँ तो अपने एक इशारे से तुम्हें खाक में मिला सकता हूँ। लेकिन उनका जीवन एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ पर खत्म हुआ। फिर भी बाप की मर्जी के खिलाफ एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को तुम्हें अपने साथ लाने की जुर्रत कैसे हुई? हम बात कर रहे हैं नजीर हुसैन की, जो सिनेमा के पितामह के रूप में जाने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्यों फांसी की सजा दी गई थी? आज इस वीडियो में हम नजीर हुसैन के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते। उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा, बॉलीवुड में उनके योगदान और उस विवादास्पद घटना के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। 7 एनियाज रिवाइंड पर हम आपको लेकर आए हैं एक और अनकही कहानी, जो आपके लिए एक नया सिनेमा अनुभव साबित होने वाला है। ये तुमसे किसने कहा? मैं एक अमीर आदमी हूँ और अमीर आदमी किसी गरीब आदमी का दोस्त नहीं हो सकता। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे जिनकी जिंदगी पर एक पूरी एक्शन फिल्म बनाई जा सकती है। उनके अंदर इतनी जबरदस्त खूबियां थीं कि अगर हम उन्हें बताने बैठे तो हमें एक लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी। भोजपुरी सिनेमा के पितामह के तौर पर पहचाने जाने वाले नजीर हुसैन को आज भी भारतीय सिनेमा में एक महान नाम माना जाता है। हाँ, माँ, वो माँ जो 18 वर्ष अपनी संतान के लिए आया बनकर बैठी। वहीं कुछ लोग उन्हें बॉलीवुड का आंसुओं का कनस्तर भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जब उन्हें लोग मरा हुआ मान बैठे थे? हाँ, आपने सही सुना। लेकिन जब वह जिंदा निकले तो उन्होंने एक ऐसी तबाही मचाई कि सब हैरान रह गए। पर सवाल यह है कि नजीर हुसैन साहब को आखिरकार सरकार ने फांसी की सजा क्यों दी थी? क्या यह उनकी जिंदगी में कोई गलतफहमी का नतीजा था या फिर कुछ और वजह थी? और जब उनकी मुलाकात भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस से हुई तो उन्होंने उन्हें क्या काम सौंपा था? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं नजीर हुसैन की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प, एक्शन से भरी और थ्रिलर कहानी जो आपको हर पल रोमांचित करती रहेगी। यह कहानी सिनेमा के पर्दे से बाहर एक अद्भुत जीवन की असल सच्चाई है। नौकरानी बनकर बेटी की सेवा की, लो आज उसी सब्र का फल तुमको मिल गया। नजीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊसिया में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा खान था, जो एक मेहनती किसान थे। लेकिन 1922 के दौर में जब देश में गरीबी का आलम था, तब वह अपने परिवार को किसी तरह पालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर खेती बाड़ी में लगे रहते, लेकिन फिर भी पेट भरने की मुश्किलें बनी रहती थी। इस मुश्किल समय में साहबजादा खान के ऊपर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। कर्ज की वजह से गांव के एक अमीर जमींदार ने उनकी जमीन छीन ली और उनके पास अपनी मेहनत का फल भी नहीं रहा। अब हालात इतने खराब हो गए थे कि परिवार के पास एक एक रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां हर दिन बस एक सवाल था, कल का खाना कहां से आएगा? यह कहानी उस संघर्ष की है जहां एक किसान का परिवार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यह कहानी न सिर्फ गरीबी की बल्कि उस हिम्मत और उम्मीद की है जिसने नजीर हुसैन को जीवन के इस कठिन दौर से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। तो आइए जानते हैं कैसे उनके जीवन की यह शुरुआत उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाने की ओर ले गई। जिंदगी की मुश्किलें बढ़ने के बाद साहबजादा खान अपने परिवार की जिंदगी को संवारने के लिए गांव ऊसिया को छोड़कर लखनऊ शहर आ गए। यह कदम उनके लिए बहुत बड़ा था क्योंकि उन्हें शहर में अपनी नई राह तलाशने की जरूरत थी। कुछ दिनों तक भटकने के बाद साहबजादा खान को रेलवे में गार्ड की नौकरी मिल गई, जो उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। इसी बीच नजीर हुसैन का पालन पोषण लखनऊ में हुआ और यही वह जगह थी जहां उन्होंने जीवन की नई दिशा पाई। हालांकि नजीर हुसैन को ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन इस शहर ने उन्हें एक गहरी रुचि दी, उर्दू साहित्य और रंगमंच की। नजीर साहब के भीतर रंगमंच का एक गहरा आकर्षण पैदा हो गया और वह नाटकों के प्रति इतने जुनूनी हो गए कि अब्बू को भी यह लगने लगा कि उनका बेटा शायद अब कुछ और ही बन जाएगा। लेकिन साहबजादा खान का सपना था कि उनका बेटा आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ा हो। उन्होंने नजीर के लिए कई सिफारिशें
की और आखिरकार उन्हें फायरमैन की नौकरी मिल गई। यह एक नया मोड़ था उनके जीवन में, जहां उन्होंने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह एक ऐसी कहानी है जहां संघर्ष, सपने और परिवार की उम्मीदें एक साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन नजीर हुसैन साहब को यह शांति और स्थिरता नहीं भा रही थी। उनका आत्मा कुछ बड़ा करने की चाहत में सुलग रही थी। नजीर साहब का स्वभाव हमेशा से ही महत्वाकांक्षी और साहसी था और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उनका जोश और भी बढ़ गया। वह जानते थे कि यह वह समय है जब उन्हें कुछ नया और जोखिम भरा कदम उठाना होगा। तो बिना देर किए नजीर ने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ दी और सीधे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। युवा नजीर जोश और साहस से भरे हुए थे और उन्हें लड़ाई की दुनिया में अपनी जगह बनाने का ख्याल मन में था। जल्द ही उन्हें सिंगापुर भेजा गया, जहां उन्होंने युद्ध में भाग लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका तबादला मलेशिया कर दिया गया, जो उस वक्त एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जगह बन चुका था। मलेशिया में माहौल और भी खराब हो गया और युद्ध के मोर्चे पर जापानी सेना के साथ सीधी लड़ाई के दौरान नजीर और उनकी टोली हार गए। उनके साथियों के साथ उन्हें भी पकड़ लिया गया और जापानी सैनिकों ने उन्हें कैद कर लिया। इस तरह नजीर साहब ने युद्ध के मैदान में एक नया अध्याय शुरू किया, लेकिन यह उनका सबसे कठिन और दर्दनाक अनुभव साबित। दोस्तों, उसी जेल में नजीर हुसैन की मुलाकात हुई, आजाद हिंद फौज के एक साहसी और कट्टर सैनिक से, जिसने उन्हें सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुनकर नजीर साहब का मन पूरी तरह से बदल गया। इस सैनिक की बातों ने नजीर को गहरे प्रभावित किया और उन्हें यह एहसास हुआ कि सुभाष चंद्र बोस की सेना सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक आदर्श थी, जिसमें शामिल होकर वह देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते थे। नजीर साहब का मन इतनी मजबूती से प्रेरित हुआ कि वह एक दिन उस सैनिक से विनती करने लगे, कृपया करके मुझे किसी भी तरीके से आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दीजिए। मैं भी इस फौज में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। उनकी यह बात उनके अंदर की बुलंद इच्छा शक्ति और देश के प्रति उनका प्यार साफ तौर पर झलकता था। नजीर साहब का यह कदम सिर्फ उनके व्यक्तिगत साहस का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य की शुरुआत थी। कुछ समय बाद जापानी सेना ने नजीर हुसैन को उनके अच्छे व्यवहार के चलते रिहा कर दिया। जब नजीर साहब ने अपनी स्वतंत्रता वापस पाई तो उनके मन में एक ही सपना था और वह सपना था सुभाष चंद्र बोस से मिलकर उन्हें आजाद हिंद फौज में शामिल होने की अनुमति दिलवाना। नजीर साहब की आंखों में एक जुनून था जो उनकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देने वाला था। वह सीधे भारत लौटे और बिना समय गवाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नेताजी से विनम्रता से आग्रह किया कि वह उन्हें आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनाए ताकि वह भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नजीर हुसैन के जोश और देश के प्रति उनके समर्पण से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने नजीर को आजाद हिंद फौज में शामिल कर लिया और इस तरह नजीर हुसैन का सपना सच हुआ। यह पल उनके जीवन में एक मोड़ साबित हुआ और यह न केवल उनके लिए बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। क्या आप जानते हैं कि इस फैसले ने उनके जीवन को किस तरह से आकार दिया और किस प्रकार वह आजाद हिंद फौज में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए? जानिए इस वीडियो में, क्योंकि नजीर हुसैन की यह यात्रा हमें न सिर्फ देशभक्ति का पाठ सिखाती है बल्कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नजीर हुसैन को आजाद हिंद फौज के प्रचार और प्रसार का जिम्मा सौंपा। नजीर साहब ने इस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ निभाया। वह हर दिन अपने कार्य में इतना डूबे रहते कि उनका हर कदम आजाद हिंद फौज के उद्देश्यों को और मजबूती से फैलाने की दिशा में होता। फिर आया 1944 का साल और उस दिन नजीर हुसैन ने सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी क्रांतिकारियों पर एक नाटक लिखा। इस नाटक का नाम था बलिदान। नजीर साहब ने न सिर्फ इस नाटक को लिखा बल्कि इसका मंचन भी खुद किया। यह नाटक स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों की वीरता और बलिदान को सामने लाता था। जब सुभाष चंद्र बोस ने यह नाटक देखा तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया। नाटक खत्म होते ही वह जोश में उठ खड़े हुए और जोरदार तालियां बजाईं। यह पल नजीर हुसैन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और सम्मान का क्षण था, क्योंकि नेताजी का यह प्रोत्साहन न केवल उनके काम को मान्यता देता था बल्कि यह भी साबित करता था कि उनका जुनून और समर्पण पूरी तरह से सही दिशा में था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन नजीर हुसैन की संघर्ष की राह पर मुश्किलें कम नहीं हुई। अंग्रेजी हुकूमत ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए और उनकी बगावत को लेकर उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और तो और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिससे उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का नया मोड़ आया। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक उन्हें लाल किले में फांसी दी जाने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने नजीर हुसैन को फांसी पर लटकाने के लिए दिल्ली की ओर रवाना कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब उनके जीवन के
सबसे कठिन और दर्दनाक पल की शुरुआत हुई और ऐसा लगता था जैसे उनका संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, जैसे ही नजीर हुसैन के साथी क्रांतिकारियों को यह पता चला कि उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है और वहां लाल किले पर उनकी फांसी तय की गई है, तो उन्होंने इसका विरोध करने के लिए एक अद्वितीय कदम उठाया। यह खबर जैसे ही उनके कानों तक पहुंची, उन्होंने घनघोर जंगल में जाकर ट्रेन पर हमला किया और नजीर हुसैन को हर कीमत पर छुड़वा लिया। यह एक अविश्वसनीय और साहसी कदम था जो न केवल नजीर हुसैन के जीवन को बचाने के लिए था, बल्कि यह साबित करता था कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी कितने प्रतिबद्ध और निडर थे। नजीर साहब अब मौत के मुंह से बाहर आ गए थे, लेकिन उनके मन में जोश और उत्साह कम नहीं हुआ था, बल्कि इस पूरी घटना ने उनके अंदर एक नई ताकत भर दी थी। अब उनका जोश और जज्बा पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और वह यह जानते थे कि उनका संघर्ष सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। दोस्तों, नजीर हुसैन साहब ने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह रोज नए कारनामे कर रहे थे, हर दिन एक नया संघर्ष और साहसिक कदम उठा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार फिर उन्हें पकड़ लिया गया। इस बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हावड़ा जेल में बंदी बना लिया, जो दूर दराज का इलाका था, और उनके परिवार वालों को भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। उनके परिवार को यह अंदाजा तक नहीं था कि क्या हुआ था। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि नजीर हुसैन अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गए। उनके परिवार में यह खबर सुनते ही गम और दर्द की लहर दौड़ गई। उनके घर वाले ये सोचकर टूट गए कि उनका बेटा या भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर हावड़ा जेल में नजीर साहब की हालत बहुत ही दयनीय थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह इतने बड़े संघर्ष के बावजूद अपने परिवार से पूरी तरह से कट चुके थे। वह अकेले थे और उनके हाल चाल जानने वाला कोई नहीं था। यह स्थिति उन्हें और भी गहरे मानसिक और शारीरिक संघर्ष से गुजरने पर मजबूर कर रही थी। कुछ ही महीने बाद नजीर हुसैन साहब को अचानक जेल स्थानांतरित करने का आदेश मिल गया। उन्हें हावड़ा जेल से दिल्ली सेंट्रल जेल ले जाने का फैसला लिया गया था। पुलिस उन्हें इस नए स्थान पर भेजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में दिलदार नगर स्टेशन आया, जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। इस दौरान नजीर हुसैन साहब खिड़की से उदास मन से बाहर देख रहे थे। अचानक उनकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो उनके गांव के थे। यह एक पल था जब नजीर साहब के दिल में एक उम्मीद जाग उठी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर इन गांव वालों को पता चल जाए कि वह जिंदा है, तो यह खबर उनके परिवार तक जरूर पहुंच सकती है। यह एक ऐसा मौका था जिसे वह खोना नहीं चाहते थे। उनकी आंखों में एक हलचल थी, जैसे वह चाहते थे कि किसी तरह उनका जिंदा होना गांव में फैल जाए, ताकि उनके परिवार को राहत मिले कि उनका बेटा या भाई मर चुका नहीं था। यह पल न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और गांव के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। चालाक नजीर हुसैन साहब के दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। उन्होंने अपने आसपास खड़े सिपाही से कागज और कलम मांगी ताकि वह कुछ लिख सके। सिपाही पहले तो हंसा, शायद उसे यह अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने यह दोनों चीजें नजीर साहब को दे दी। नजीर साहब ने कागज पर कविता तो नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में नजीर हुसैन साहब ने लिखा, मैं मरा नहीं हूँ, अंग्रेजों की कैद में हूँ, अभी जिंदा हूँ। इसके बाद वह कुछ और लिखने ही वाले थे कि अचानक ट्रेन की सीटी गूंज उठी और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। यह वह मौका था जिसका नजीर साहब को इंतजार था। उन्होंने तुरंत उस चिट्ठी को मुड़ा और बिना देर किए उसे जोर से ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह जानते थे कि यह छोटा सा कागज अगर किसी तरह से उन गांव वालों के हाथों में पहुंच जाता है तो उनके परिवार को राहत मिले। उसका खत आया है। तो मुझे मेरे कंधे। यह खत आखिरकार उन गांव वालों तक तो पहुंच ही गया, लेकिन सवाल यह था कि कैसे? क्या यह चिट्ठी किसी की नजर में आ गई या यह एक चमत्कारी संयोग था? यह छोटा सा कागज जो एक जीवन की उम्मीद और एक संघर्ष की कहानी लिए हुए था, आखिरकार किसी की नजर में आ ही गया। दिमाग के बेहद तेज और चतुर नजीर हुसैन साहब ने अपनी चतुराई से एक नया दांव खेला। वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, या खुदा, या खुदा। यह सुनकर पास खड़े पुलिस के सिपाही हड़बड़ाए और दौड़ते हुए नजीर हुसैन को पकड़ लिया। सिपाही ने उन्हें घूरते हुए पूछा, तुम फालतू में चिल्ला क्यों रहे हो? नजीर हुसैन साहब ने घबराहट दिखाते हुए कहा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस बहाने से उन्होंने ध्यान भटकाने की कोशिश की। इस शोर शराबे से उन गांव वालों की निगाह भी नजीर साहब पर पड़ी। एक गांव वाला जो दूर खड़ा था उसने तुरंत पहचान लिया और कहा, यह तो वही क्रांतिकारी नजीर है जो हमारे गांव से है। दूसरे गांव वालों ने सिर घुमाकर एक दूसरे से कहा,
कहा, शायद यही वह शख्स है जिसने कुछ फेंका है। गाँव वालों की नजरें उस कागज पर पड़ी जिसे नजीर हुसैन साहब ने ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंका था। किसी ने उसे उठाकर खोला और वह छोटा सा खत पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। सब कुछ साफ हो गया था, सारा रहस्य उजागर हो गया था। नजीर हुसैन की यह चतुराई और उनकी उम्मीद ने घर वालों तक यह महत्वपूर्ण सूचना पहुंचा दी और उनके परिवार को इस कठिन समय में थोड़ी राहत मिल गई। यह क्षण उनके जीवन का एक मोड़ था जिसमें न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बल्कि उनके परिवार की उम्मीदें भी पुनर्जीवित हो गयीं। जब यह खबर फैली कि नजीर हुसैन साहब जिंदा हैं, तो उनके परिवार को एक नई उम्मीद और राहत मिली। यह एक ऐसी खुशी थी जो एक लंबी घबराहट और डर के बाद आई थी। हालांकि बहुत से प्रयासों के बावजूद नजीर साहब को तुरंत रिहा नहीं किया जा सका, लेकिन फिर वह दिन आया जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947 जब भारत को स्वतंत्रता मिली और देश भर के क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। इसी दिन नजीर हुसैन साहब को भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आजादी मिली। उन्हें रेलवे में आजीवन फ्री पास मिला, जो उनके संघर्ष और योगदान की मान्यता थी। यह खुशी का क्षण था जब भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी था, बंटवारे का दर्द। नजीर साहब के गांव में अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान जाने की सोच रहे थे, लेकिन नजीर हुसैन साहब ने कुछ अलग फैसला लिया। उन्होंने भारत में ही रहने का मन बनाया क्योंकि उनका दिल अपने देश के साथ था। यह निर्णय सिर्फ उनका व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह उस समय के एक राष्ट्रवादी और साहसी रवैये का प्रतीक था, जिसने बंटवारे के बाद भी अपने देश में रहने की ठानी। भारत की आजादी का दिन आ चुका था, लेकिन नजीर हुसैन साहब के लिए यह आजादी कुछ खौफनाक साबित हो रही थी। उनके पास ना कोई काम था, ना ही कोई सहारा। उनके परिवार के भी कई सदस्य पाकिस्तान जा चुके थे और उनके पास अब बस वही सवाल था, अब आगे क्या? पेट पालने के लिए कोई साधन नहीं था और फायरमैन की नौकरी भी अब उनके हाथ से जा चुकी थी। तभी एक चर्चा बड़ी तेजी से उठ रही थी। भारत सरकार आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को भारतीय सेना में भर्ती करने जा रही थी। यह सुनकर नजीर हुसैन साहब को कुछ राहत का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी परेशानियों का हल निकल आएगा और उन्हें एक स्थिर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब भारत सरकार ने अंततः आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को सेना में शामिल करने से मना कर दिया, तो नजीर साहब की मुश्किलें और बढ़ गईं। यह ऐसा पल था जब उनके सामने एक और अंधेरा खड़ा था और उनके संघर्ष की राह एक बार फिर से अवरुद्ध हो गई थी। दोस्तों, जब नजीर हुसैन साहब परेशान हो गए थे, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दी। दोस्त ने कहा, तुम सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पास कलकत्ता जाओ, वहाँ अपनी पूरी कहानी उन्हें बताओ। वह तुम्हें न केवल कोई काम देंगे, बल्कि अगर काम नहीं भी होगा तो मदद जरूर करेंगे। नजीर साहब ने अगले ही दिन कलकत्ता का रुख किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शरद चंद्र बोस साहब से अपनी पूरी गाथा साझा की। शरद चंद्र बोस साहब ने उन्हें बड़े धैर्य से सुना और फिर कहा, देखो, इस वक्त तो कुछ काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें पेट पालने के लिए कुछ करना है और तुम नाटक का मंचन बहुत अच्छे से कर लेते हो और लिखने में भी सक्षम हो, तो क्यों न तुम कलकत्ता की गलियों में घूम घूम कर इन नाटकों का मंचन करो। यह सलाह नजीर साहब के लिए एक नई दिशा थी और वह इसके बाद कलकत्ता की गलियों में अपने नाटकों के प्रदर्शन में जुट गए। इस तरह वह न केवल अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम हुए, बल्कि अपनी कला से भी शहर के लोगों का दिल जीतने लगे। यह सलाह नजीर हुसैन साहब को बहुत पसंद आई। उन्होंने कलकत्ता की गलियों में घूम घूम कर अपने लिखे हुए नाटकों का मंचन करना शुरू कर दिया। उनके नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि इनमें क्रांतिकारियों के संघर्ष, उनके बलिदान और आजाद हिंद फौज के अनुभवों की गहरी छाप थी। हर नाटक में एक कहानी थी जो दर्शकों को न केवल भावनात्मक रूप से जोड़ती थी, बल्कि उन्हें अपने देश के लिए साहस और समर्पण की याद दिलाती थी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी भाग्य आपको उस दिशा में ले जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नजीर हुसैन साहब ने जो शुरू किया था, वह उन्हें किस मुकाम तक पहुंचाएगा, यह किसी को भी अंदाजा नहीं था। यह कदम उनके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, लेकिन कौन जानता था कि यह मार्ग उन्हें कहां तक ले जाएगा। एक दिन कलकत्ता के एक व्यस्त चौराहे पर नजीर हुसैन साहब अपने नाटक सिपाही का सपना का मंचन कर रहे थे। उनकी आंखों में एक जोश और आत्मविश्वास था जो दर्शकों को अपने अभिनय से बांध लेता था। तभी उनकी नाटक में भागीदारी पर एक नजर पड़ी और यह नजर थी मशहूर थिएटर आर्टिस्ट बीएन सरकार की। बीएन सरकार को नजीर हुसैन का नाटक इतना पसंद आया कि वह खुद उन्हें पास बुला गए। उन्होंने नजीर से कहा, तुम थिएटर से जुड़कर काम करोगे, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा। यह सुनकर नजीर हुसैन साहब का दिल खुशी से भर गया। क्या कहा आपने? जी हाँ, जी हाँ,
उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। अब उन्हें उन गलियों में भटकने की जरूरत नहीं थी जहां कभी संघर्ष और कठिनाइयां उनके साथ थी। साथ ही अब उन्हें एक निश्चित आय का भी रास्ता मिल रहा था। बीएन सरकार की यह पेशकश नजीर हुसैन साहब के लिए एक नया अवसर और चुनौती लेकर आई। क्या नजीर साहब का यह कदम उन्हें एक स्थिर और प्रतिष्ठित करियर की ओर ले जाएगा? क्या यह उनके संघर्षों का अंत होगा? जानिए इस वीडियो में, क्योंकि नजीर हुसैन की यात्रा ने उन्हें एक नई उम्मीद और पहचान दी, जो सिर्फ एक थिएटर आर्टिस्ट बनने से कहीं बढ़कर थी। तो दोस्तों, अब नजीर हुसैन साहब रोज थिएटर करते और उनका अभिनय धीरे धीरे उन बड़े लोगों की नजरों में आने लगा जो उस समय थिएटर के शौकीन थे। हर दिन उनके नाटकों का प्रदर्शन किसी नए उत्साह के साथ होता था। गायत्री पछतावे की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं। और धीरे धीरे नजीर साहब का नाम कलकत्ता के थिएटर सर्कल में फैलने लगा। इसी दौरान भारतीय सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर विमल राय साहब भी उनके नाटक देखने आए। हालांकि विमल राय थिएटर के दर्शक नहीं थे, बल्कि वह तो अपनी फिल्मों के लिए एक नए कलाकार की तलाश में थे। विमल राय साहब का उद्देश्य थिएटर में काम कर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों की पहचान करना था, और नजीर हुसैन का अभिनय उस वक्त के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक था, जिनकी कला को नजरअंदाज करना मुश्किल था। विमल राय का इस अवसर पर आना नजीर साहब के लिए एक बड़ा मौका था। क्या नजीर हुसैन का यह अभिनय विमल राय साहब की नजरों में आ पाएगा, और क्या वह उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक मौका देंगे? जानिए इस वीडियो में। जिस दिन सरिता मुझे दरवाजे पर पड़ी मिली, उसकी दूसरी वो मनोरमा आया बनकर मेरे घर में आ गई। क्योंकि नजीर हुसैन की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जो उन्हें सिनेमा की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। फिल्म निर्माता विमल राय साहब एक खास परियोजना पर काम कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस पर आधारित एक फिल्म। इस फिल्म में वह वास्तविकता को बारीकी से दर्शाना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें आजाद हिंद फौज के किसी सिपाही की आवश्यकता थी जो उन घटनाओं को असल अनुभव से बयान कर सके। वह सच्चाई को हर पहलू से सामने लाना चाहते थे। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि नजीर हुसैन साहब, जो इस वक्त थिएटर में नाटक कर रहे हैं, आजाद हिंद फौज के एक सिपाही रहे हैं। यह खबर सुनकर विमल राय साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें लगा कि उनकी तलाश अब खत्म हो चुकी है। वह जानते थे कि नजीर साहब न केवल उस समय की घटनाओं का गहरा अनुभव रखते हैं, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी फिल्म के लिए एकदम उपयुक्त होगा। यह विमल राय साहब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि वह अब वह व्यक्ति ढूंढ चुके थे जो उनकी फिल्म को वास्तविकता की ओर मोड़ सके। दोस्तों, विमल राय साहब ने जब नजीर हुसैन साहब को अपनी फिल्म के निर्माण में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, तो यह एक ऐसा मौका था जो किसी के लिए भी बेहद आकर्षक होता। लेकिन नजीर हुसैन साहब के लिए यह प्रस्ताव कुछ अलग था। वह सिनेमा की दुनिया से अनजान थे और कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं रहा था। नजीर हुसैन साहब ने विनम्रता से विमल राय साहब से साफ साफ कह दिया कि वह इस काम के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मैं रोज यहाँ थिएटर में अपना काम खुद करता हूँ। मुझे मेरी शर्तों पर काम करने में खुशी मिलती है। मेरा जीवन सही दिशा में चल रहा है और मुझे सिनेमा में काम करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। यह शब्द नजीर साहब के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाते थे। वह जानते थे कि सिनेमा का आकर्षण उनकी दुनिया से परे था, और उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष को अपने हिसाब से जीने की ठानी थी। तब विमल राय साहब ने नजीर हुसैन साहब को भारतीय सिनेमा के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें बताया कि जो कुछ वह पहले गलियों में करते थे, अब वह थिएटर में कर रहे थे, जहाँ उनका काम अब एक सीमित दर्शक वर्ग देख रहा था। लेकिन जब वह सिनेमा में कदम रखेंगे तो उनकी कला एक संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचेगी। विमल राय साहब की यह बात नजीर हुसैन साहब के दिल को छू गई और वह सोचने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि विमल राय साहब ने उन्हें यह भी समझाया कि सिनेमा एक ऐसा मंच है जहाँ उनकी कला और संदेश को लाखों करोड़ों लोग देखेंगे और समझेंगे। यह विचार नजीर हुसैन साहब के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गया और उन्होंने विमल राय साहब के साथ काम करने का निर्णय लिया। विमल राय साहब उस समय सुभाष चंद्र बोस पर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था पहला आदमी। इस फिल्म के माध्यम से नजीर हुसैन साहब को सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का एक शानदार अवसर मिला। विमल राय जी ने नजीर हुसैन साहब की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि फिल्म की कहानी लिखने का काम भी सौंप दिया। धीरे धीरे नजीर साहब ने विमल राय जी के साथ अपनी जगह मजबूत की और उनके असिस्टेंट बन गए। उन्होंने विमल राय जी की हर फिल्म में स्क्रीन प्ले लिखा और अभिनय भी किया, चाहे वह परिणीता हो या
अनुराधा, नजीर हुसैन साहब की भूमिका हर फिल्म में बेहतरीन रही और उनके अभिनय की हर जगह सराहना हो रही थी। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें न केवल एक अभिनेता बल्कि एक लेखक के रूप में भी स्थापित किया। अब नजीर हुसैन साहब की बढ़ती पहचान और काम के कारण अन्य प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में शामिल करने के लिए आ रहे थे। यह वह दौर था जब नजीर हुसैन साहब के अभिनय का लोहा सिनेमा की दुनिया ने मान लिया था और वह अपने करियर के एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, नजीर हुसैन साहब ने अपने करियर की शुरुआत जीवन ज्योति जैसी फिल्मों से की, जहां उन्होंने सम्मी कपूर के साथ शानदार अभिनय किया और दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। फिर आई 2 बीघा जमीन, जहां उन्होंने एक रिक्शा वाले की भूमिका निभाई और इस भूमिका को इतनी शिद्दत से निभाया कि आज भी लोग उनकी तारीफ करते नहीं थके। इसके बाद तो उनका अभिनय का सफर जैसे बेजोड़ हो गया। समाज, बंदिश, भाई भाई, बाप बेटी, 2 रोटी, काला पानी, देवदास, इंस्पेक्टर, नया दौर, रागिनी, मुसाफिर, परवरिश, कन्हैया और कंगन जैसी कई हिट फिल्मों में उनकी अदाकारी का जलवा देखने को मिला। हर फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों के दिलों को छू गया और एक के बाद एक हिट फिल्में उनकी उपलब्धियों की लंबी लिस्ट बनाती चली गई। नजीर हुसैन साहब ने जितनी फिल्मों में अभिनय किया, उतनी ही फिल्मों ने अपनी सफलता की कहानी लिखी। अब नजीर हुसैन साहब भारतीय सिनेमा के एक ब्रांड बन चुके थे। उनकी फिल्मों और अभिनय के योगदान को न केवल दर्शकों ने सराहा था, बल्कि बड़े बड़े पुरस्कार समारोह में उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता था। ऐसे ही एक पुरस्कार समारोह के दौरान नजीर हुसैन साहब की मुलाकात होती है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। यह मुलाकात भी बेहद दिलचस्प, क्योंकि नजीर हुसैन साहब अपने सुडौल कद और लंबे चौड़े शरीर के साथ किसी भी कमरे में आसानी से ध्यान खींच लेते थे। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो लगते हैं पंजाबी हैं। इस पर नजीर हुसैन साहब ने भी चहकते हुए उत्तर दिया, सर मैं तो गाजीपुर से हूँ। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जो खुद बिहार से ताल्लुक रखते थे, यह सुनकर मुस्कुराए। अब यह तो आप जानते ही हैं, जब एक ही क्षेत्र के 2 लोग कहीं दूर मिले और आपस में बातचीत शुरू करें तो उनकी भावनाएं और जुड़ाव एक खास तरह से प्रकट होता है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ने एक दूसरे से अपने घर की बातें की, स्थानीय भाषा में बातचीत की और वह मुलाकात एक यादगार क्षण बन गई। इस तरह 2 दिग्गजों के बीच यह मुलाकात न केवल एक ऐतिहासिक थी, बल्कि एक दिलचस्प सांस्कृतिक जुड़ाव का भी प्रतीक बन गई। जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और नजीर हुसैन साहब की मुलाकात हुई तो दोनों के बीच बातचीत बहुत सहज और आत्मीय हो गई। दोनों ने अपनी मातृभाषा भोजपुरी में संवाद करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह बातचीत और भी गहरी और दिलचस्प हो गई। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद जी ने नजीर साहब की भोजपुरी पर पकड़ की सराहना करते हुए कहा, आपकी भोजपुरी बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली है। यह सुनकर नजीर साहब मुस्कुराए, लेकिन बातचीत का एक नया मोड़ आया जब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी बात साझा की। उन्होंने कहा, हमारे सिनेमा में भोजपुरी जैसी समृद्ध भाषा को उचित जगह नहीं मिल पाई है, जबकि इस भाषा की अपनी एक अद्भुत ताकत और सांस्कृतिक धरोहर है। मुझे लगता है कि भोजपुरी में फिल्में बननी चाहिए। यह शब्द राजेंद्र प्रसाद जी के दिल में इस भाषा के प्रति गहरी भावना और सम्मान को दर्शाते थे। वह चाहते थे कि भोजपुरी की खूबसूरती और उसकी बोली को फिल्म इंडस्ट्री में भी जगह मिले, ताकि उसकी विरासत और समृद्धि को पूरी दुनिया जान सके। हालांकि यह बातचीत राजेंद्र प्रसाद जी और नजीर हुसैन साहब के बीच की थी, लेकिन यह विचार नजीर हुसैन साहब के दिल में गहरे तक बैठ गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अब भोजपुरी भाषा में फिल्म जरूर बनाएंगे। जब वह अपने ऑफिस पहुँचे तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर एक दिलचस्प कहानी लिखी थी। वह स्क्रिप्ट उन्होंने अपने मित्र और प्रिय डायरेक्टर विमल राय साहब को दी थी, जिन्हें यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी। लेकिन अब नजीर हुसैन साहब के मन में एक नई योजना थी। अगले ही दिन वह विमल राय साहब के पास गए और उनसे कहा, मुझे वह स्क्रिप्ट वापस दे दो। विमल राय साहब ने हैरान होकर पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ कि तुम स्क्रिप्ट वापस मांग रहे हो? तब नजीर हुसैन साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं इस कहानी पर फिल्म बनाऊंगा और भोजपुरी भाषा में। यह सुनकर विमल राय साहब थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि नजीर साहब का यह निर्णय एक नया कदम हो सकता है, जो भारतीय सिनेमा में एक नई दिशा दे सकता है। विमल राय साहब ने हैरान होते हुए पूछा, भोजपुरी यह कौन सी भाषा है? नजीर हुसैन साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बिहार की भाषा है, हमारी और आपकी भाषा, और सबसे महत्वपूर्ण यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा है। इस जवाब में एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव था, जो नजीर साहब के दिल में अपनी भाषा के प्रति प्रेम को दर्शाता था। लेकिन नजीर हुसैन साहब के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। फिल्म के निर्माण के लिए उन्हें एक भारी भरकम रकम की आवश्यकता थी, और समस्या यह थी कि जब भी इस भाषा की बात आती, प्रोड्यूसर और वितरक तुरंत पीछे हट जाते थे। इसी दौरान बिहार के आरा जिले में
एक बड़े व्यापारी विश्वनाथ प्रताप शहवादी का नाम जोरों से लिया जा रहा था। उनकी कोयले की खदानें, सिनेमा घरों और अन्य व्यापारों की चर्चा हर जगह हो रही थी। वह एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनके पास पर्याप्त धन और संसाधन थे, और शायद वही वह व्यक्ति हो सकता था जो भोजपुरी सिनेमा के लिए निवेश करता। कहते हैं, जब आप किसी लक्ष्य को पाने की ठान लेते हैं तो रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाती है और सफलता की कड़ियाँ अपने आप जुड़ने लगती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नजीर हुसैन साहब के साथ भी। विश्वनाथ प्रताप शहवादी के पास न केवल अपार संपत्ति और संसाधन थे, बल्कि उनका राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से गहरा और प्रगाढ़ संबंध था। यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं था। 1938 में विश्वनाथ प्रताप शहवादी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से 6000 यार्ड खादी का कपड़ा खरीदा था, जिसके बदले उन्होंने 15,000 रुपए दिए थे। यह सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन नहीं था, बल्कि यह उस समय भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था। यह कदम विश्वनाथ प्रताप शहवादी के राष्ट्रवादी भावना को दर्शाता था, और यही वजह थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनका रिश्ता काफी गहरा और प्रगाढ़ हो गया। इन दोनों के बीच यह संबंध न केवल व्यापारिक था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मन में हमेशा से एक ख्वाब था, भोजपुरी भाषा में एक फिल्म बनाना। वह चाहते थे कि उनकी मातृभाषा को सिनेमा के बड़े पर्दे पर जगह मिले। एक दिन उन्होंने विश्वनाथ प्रताप शहवादी जी से इस विचार की चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि वह भोजपुरी फिल्म में निवेश करें। यह विचार विश्वनाथ जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह हमेशा से ही भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। हालांकि विश्वनाथ जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि वह फिल्म निर्माण के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने एक ठान लिया, भोजपुरी सिनेमा के लिए फिल्म बनाना अब उनका लक्ष्य बन गया। उन्होंने इस नए सफर की शुरुआत करने का फैसला किया और सीधे मुंबई की ओर रुख किया, जहां फिल्म उद्योग के बड़े नाम और निर्माता रहते थे। मुंबई में पहुंचकर विश्वनाथ प्रताप शहवादी जी ने अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय मुंबई में कुछ गिने चुने फिल्म स्टूडियो हुआ करते थे। विश्वनाथ प्रताप शहवादी जी जब मुंबई पहुंचे तो वह सीधे एक प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो में गए। वहां की कैंटीन में बैठकर चाय पीने लगे। चाय के प्याले में खोए हुए उनके सेक्रेटरी ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। हमारे पास धन तो है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम हीरो और हीरोइन की तलाश कैसे करेंगे? हमें एक पूरी टीम कैसे मिलेगी जो फिल्म को वास्तविकता में बदल सके? यह बातचीत होते हुए नजीर हुसैन साहब, जो पास में ही बैठे थे, उनकी सुन रहे थे। वह चुपचाप उनके शब्दों को समझ रहे थे और फिर उन्होंने सीधे बातचीत में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, मैं भी भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है। मेरे पास उस फिल्म में लगाने के लिए पैसे नहीं है और कोई प्रोड्यूसर भी मुझे मदद करने को तैयार नहीं है। यह सुनकर विश्वनाथ जी और उनके सेक्रेटरी ने ध्यान से सुना। कुछ ही समय में बातचीत ने एक दिशा पकड़ी और निष्कर्ष पर पहुँचे। यह तय हुआ कि इस भोजपुरी फिल्म के निर्माण में लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत आएगी। यह एक बड़ा निर्णय था और नजीर हुसैन साहब के लिए यह एक नए अवसर की शुरुआत थी। व्यापारी से प्रोड्यूसर बने विश्वनाथ प्रताप शहवादी जी ने नजीर हुसैन साहब को पूरी स्वतंत्रता दी और कहा, जो भी खर्च आएगा मैं वह सब देने के लिए तैयार हूँ, बस आप फिल्म बनाइए। इसके बाद फिल्म का नाम तय हुआ, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। यह फिल्म न केवल भोजपुरी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, अकेला आदमी को सत्य नहीं खिला, यही से बहुत कुछ खराब हो जाना, बल्कि नजीर हुसैन साहब के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी था। फिल्म का स्क्रीन प्ले और निर्देशन खुद नजीर हुसैन साहब ने किया, जो उनके कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। फिल्म में हीरो के रूप में अभिनेता आसीन कुमार ने कदम रखा और नायिका के रूप में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कुमकुम को चुना गया। फिल्म का संगीत लिखा शैलेंद्र जी ने, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे, और इन भोजपुरी गानों को अपनी आवाज दी मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने। यह फिल्म एक अद्भुत सहयोग का परिणाम थी, जिसमें सभी कलाकारों और क्रिएटिव टैलेंट्स ने मिलकर भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। जहां पर इतने बड़े स्तर पर भोजपुरी फिल्म का निर्माण हो रहा था, वहां इसका बजट तो बढ़ना ही था। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि यह बजट 1.5 लाख रुपए से बढ़कर सीधे 5 लाख रुपए तक पहुंच गया, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यह बजट की वृद्धि सिर्फ उत्पादन खर्च की वजह से नहीं थी, बल्कि फिल्म की गहरी कहानी और शानदार निर्माण के कारण थी। अब इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी। आसीन कुमार, जो कि फिल्म के हीरो हैं, कुमकुम नाम की हीरोइन से प्यार कर बैठते हैं, मगर यह प्यार सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं है, इसमें संघर्ष भी है। फिल्म में कुमकुम की स्थिति तो गरीब होती है, जबकि आसीन कुमार के पिता बहुत लालची होते हैं। उनकी लालच की हद यह होती है कि वह लड़की के परिवार से भारी भरकम दहेज मांगते हैं। तो भगवान के सामने कहा कि तू हमारा बेटी के कोनो दुख न देगा। हम भगवान के सामने कहते हैं तुम्हारा बेटी के कोई दुख ना होगी।
आसीन कुमार अपने पिता को कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पिता का दिल नहीं बदलता। नतीजतन उनका प्यार टूट जाता है और उनकी शादी के सपने भी चूर हो जाते हैं। दुखी और निराश हीरो अपने पिता का घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुमकुम की शादी के लिए एक और दास्तान बन जाती है, क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें एक 60 साल के वृद्ध व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सामाजिक बंदिशों और संघर्षों को भी उजागर करती है जो उन समयों में हर रिश्ते को चुनौती देते थे। कुछ ही दिनों में कुमकुम के पति, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनका निधन हो जाता है। इसके बाद जीवन की परेशानियों से निराश होकर कुमकुम आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रयास में भी वह नाकाम रहती है। दुख और विवशता के कारण वह कोठे तक पहुंच जाती है और एक दिन आसीन कुमार यानी फिल्म का हीरो भी उसी स्थान पर पहुंच जाता है। यह कहानी एक सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतीक बन जाती है। जब इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया जाता है और उन्हें यह फिल्म दिखाई जाती है, तो उन्होंने एक सवाल उठाया। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, क्या यह जरूरी था कि आप हीरोइन को कोठे पर नाचते हुए दिखाएं? इस पर नजीर हुसैन साहब, जो फिल्म के निर्देशक थे, बड़े आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, जी हाँ सर, यह बिल्कुल जरूरी था। इस फिल्म में हीरोइन का कोठे पर नाचना दर्शाने की मांग थी, क्योंकि वह लड़की न तो पढ़ी लिखी थी और न ही उसके पास किसी और रास्ते से अपने जीवन को सुधारने का अवसर था। मैं चाहता था कि यह फिल्म लोगों को यह समझाए कि लड़कियों की शिक्षा कितनी जरूरी है, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जहां लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता। नजीर हुसैन साहब का यह जवाब फिल्म की गहरी सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यह सिर्फ एक मनोरंजन की फिल्म नहीं थी, बल्कि यह समाज के एक महत्वपूर्ण मुद्दे, लड़कियों की शिक्षा पर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश थी। इस फिल्म ने न केवल भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर रखा, बल्कि समाज की एक और गहरी कुरीति पर भी करारा प्रहार किया। विधवा पुनर्विवाह उस समय 60 के दशक में यह एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा हुआ करता था और एक विधवा के लिए पुनर्विवाह की बात करना पूरी तरह से असामान्य माना जाता था। फिल्म में इसे दिखाते हुए नजीर हुसैन साहब ने यह संदेश दिया कि समाज में ऐसी रूढ़िवादिता और भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। फिल्म के अंत में आसीन कुमार और कुमकुम के पात्र एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, जो न केवल प्रेम और संकल्प का प्रतीक था, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की ओर भी इशारा करता था। यही नजीर हुसैन साहब का उद्देश्य था और उन्हें यही फिल्म में दिखाना था। लेकिन जब यह फिल्म पर्दे पर आई तो पूरे भारत में हलचल मच गई, विशेष रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां इस तरह के मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं होती थी। दर्शकों का एक विशाल हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि फिल्म में जो कलाकार थे वे बिल्कुल उनके जैसे थे, भोजपुरी बोलते, उन्हीं के पहनावे में थे और उनकी समस्याओं को सजीव तरीके से पर्दे पर उतार रहे थे। दोस्तों, नजीर हुसैन साहब ने इस फिल्म में न केवल निर्देशन किया बल्कि अभिनय भी किया, जो भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नई दिशा लेकर आया। भोजपुरी में फिल्म का निर्माण सचमुच एक अनोखा कदम था। फिल्म बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और अन्य राज्यों में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। खास बात यह थी कि दिल्ली सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम जैसे दिग्गज नेताओं ने इस फिल्म को देखा। अब यह तो हैरानी की बात थी कि मुंबई जैसे आधुनिक शहरों में भी यह फिल्म 6 से 8 हफ्तों तक लगी रही। यह एक संकेत था कि भोजपुरी सिनेमा को अब वो सम्मान मिलने लगा था जिसकी वह हकदार थी। इसके बाद फिल्म उद्योग में प्रोड्यूसर भोजपुरी सिनेमा में पैसा लगाने के लिए उत्सुक हो गए थे। नजीर हुसैन साहब ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और कई भोजपुरी फिल्मों का निर्माण किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी हिंदी सिनेमा से मुंह नहीं मोड़ा। नजीर हुसैन साहब ने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई और कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। इनकी हिंदी फिल्मों में शामिल थी लीडर, बम्बई का बाबू, श्रीमान सत्यवादी, असली नकली, छाया, प्रेम पुजारी, राम और श्याम, गंगा जमुना, साहब बीवी और गुलाम, भूत बंगला, दिल ही तो है, कश्मीर की कली, गीत कटी पतंग, जुगनू, ज्वार भाटा, सरमीली, धर्मात्मा, दिलदार, जीवन साथी, चरस, अनुराग और आग जैसी सुपरहिट फिल्में। नजीर हुसैन साहब ने न केवल भोजपुरी सिनेमा को नई पहचान दी, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपना नाम ऊंचा किया। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, मर जाऊंगा मगर ऐसे पैसे कभी नहीं दूंगा। उनका योगदान न केवल सिनेमा बल्कि समाज के हर पहलू को छूने वाला था। इसके अलावा नजीर हुसैन साहब ने अपने करियर में उस दौर के लगभग हर सुपरस्टार के साथ काम किया, चाहे वह अमर अकबर एंथोनी हो या द बर्निंग ट्रेन। नजीर हुसैन साहब की मौजूदगी हर फिल्म में एक अलग ही छाप छोड़ देती। उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अधिकतर फिल्मों में नजीर हुसैन साहब या तो एक पीड़ित पिता के रूप में नजर आते थे या फिर
फिर कभी एक मजबूर दादाजी के किरदार में। यह उनका नेचुरल अभिनय ही था जो उनके किरदारों में जान डालता था और दर्शकों को उनसे जोड़ने में सक्षम बनाता था। आज भी हम उन्हें उसी प्यार और सम्मान के साथ याद करते हैं जैसे उस समय किया करते थे। उनका अभिनय सिर्फ किरदारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव होता था जो अब भी हमारे दिलों में जीवित है। जब भी नजीर हुसैन साहब के फिल्मों में रोने के दृश्य होते थे तो वह इतना दिल छू लेने वाला अभिनय करते थे कि इन सीन को विशेष रूप से लिखा जाता था। शायद यही वजह थी कि भारतीय सिनेमा उन्हें आंसुओं का कनस्तर कहकर संबोधित करता था। उनका भावुक अभिनय और आंसू बहाने की कला सिनेमा के इतिहास का अनमोल हिस्सा बन गई थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल रहा था। 80 के दशक आते आते नजीर हुसैन साहब का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होने लगा। फिर भी उन्होंने कभी अपनी मेहनत और समर्पण में कोई कमी नहीं आने दी। 1986 में उनकी अंतिम फिल्म लॉ एंड गॉड रिलीज हुई और उसके बाद 21 अक्टूबर 1987 की रात एक काली रात बनकर आई। वह रात थी जब नजीर हुसैन साहब अपनी एक भोजपुरी फिल्म में काम कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, लेकिन काम के प्रति उनका प्यार और लगन उन्हें कभी थमने नहीं देती थी। उनकी ताजगी और ऊर्जा देखकर लगता था जैसे उनकी सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ा हो। यह अद्भुत था क्योंकि स्वास्थ्य की इतनी दिक्कतों के बावजूद वह काम में इतने खोए हुए थे, ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि वह किसी समस्या से जूझ रहे हैं। उस रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक सब बदल गया और वह हमें छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, एक दिन अचानक नजीर हुसैन साहब को दिल का दौरा पड़ा और वह हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा ले गए। 60 और 70 के दशकों के कैरेक्टर आर्टिस्ट नजीर हुसैन साहब का अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। अगर आपने यहाँ तक यह वीडियो देख लिया है तो यकीनन आप उनकी फिल्मों के बारे में भी जानते होंगे। तो आपको उनकी कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर से बताइएगा। दोस्तों, आज हमने नजीर हुसैन साहब की जीवन यात्रा की एक छोटी सी झलक देखी जो न केवल सिनेमा के प्रति उनके योगदान को दिखाती है बल्कि उनके संघर्ष और समर्पण की भी कहानी है। क्या आपको लगता है कि नजीर हुसैन साहब की अदाकारी और जीवन के उन अनदेखे पहलुओं ने उन्हें सिनेमा के इतिहास में एक अमिट स्थान दिलवाया? अगर इस वीडियो ने आपको नजीर हुसैन साहब के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया तो 7 एनियाज रिवाइंड को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ें। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इस वीडियो ने आपको क्या महसूस कराया। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सिनेमा की अनकही कहानियों में खोए रहें।